स्वागत है दोस्तों आपका फिर से अपने YouTube चैनल में, जहाँ पे हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। और जिसका मेन मकसद ये है कि जो 2023 में होने वाला एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख के मैं ये करंट अफेयर्स की वीडियोस बना रहा हूँ। और जो कि खास करके कुछ कंटेम्प्रेरी इशू हैं जो कि साल में मतलब 2-3 साल को के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे सेकंड वीडियोज़ है। फर्स्ट वीडियोज़ में हमने जो चर्चाएँ की थी खास करके महिला सम्मान बचत पत्र के बारे में, कुछ हमने एक्सरसाइज के बारे में चर्चा की थी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, और हमने कुछ अवार्ड्स के बारे में चर्चा किए थे जो कि पिछले वीडियोज़ में हमने आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हमारा ये सेकंड वीडियोज़ है और आज हम फिर से नए करंट अफेयर्स की ओर देखते हैं जो कि 2023 में ये घटना जो कि घटी है। सबसे पहले न्यूज़ है जो दोस्तों आज की वो ये है कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, ये याद रखना इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको अगर याद हो तो इस बार का जो यूपीएससी सीएसई है इसमें वाटर से रिलेटेड न्यूज़ पूछा जा चुका है कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड न्यूज़ पूछा गया था इस बार 2023 के एग्जाम में। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस में, तो यूपी पीसीएस में कुछ वाटर से रिलेटेड संबंधित न्यूज़ पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर कॉन्फ्रेंस। तो वाटर कॉन्फ्रेंस का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर ये कि ये हुआ कहाँ पे है। तो आपको याद रखना ये न्यूयॉर्क में हुआ है इस बार। और दोस्तों अगर आपको मैं बताऊँ एक इंटरेस्टिंग बात है, तो इस बार जो वाटर कॉन्फ्रेंस है ना, ये सेकंड वाटर कॉन्फ्रेंस है जो कि कहाँ पे हुआ है, न्यूयॉर्क में। तो फर्स्ट जो हुआ था वो लगभग आज से 44-45 साल पहले हुआ था, 45 ईयर्स पहले, ठीक है, 1976 के आसपास हुआ था। तो उसके बाद ये सेकंड वाटर कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यूयॉर्क में हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों? ये वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था SDG 6 में जो बातें लिखी है ना, उसको पूरा करने के लिए वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था। आप कहेंगे SDG 6 में क्या लिखा होता है? SDG 6 में ये लिखा हुआ है कि क्या है, गवर्नमेंट का क्या एम होना चाहिए। एम ये है कि प्रोवाइड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर एवरीवन बाय 2030। क्योंकि अगर आपको पता है कि SDG के 17 गोल हैं, 17 गोल में बेसिकली क्या है कि 2030 तक वो क्या करता है, इसको पूरा करना चाहता है, ठीक है ना। तो 2017 तक 17 कह रहा हूँ, 17 जो SDG है उसको 2030 तक क्या करना है, हमें पूरा करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वाटर के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था यूनाइटेड नेशन ने। कहाँ पे? तो याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क में, ठीक। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है क्या है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि इसको जो को होस्ट किया था वो क्या था, ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने और नीदरलैंड ने। तो इस बात को याद रखना है आपने कि भाई जो ये वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे, जो बार बार मैं यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में, ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड्स में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि हुआ कहाँ पे सम्मेलन, ठीक है ना, पेरिस में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन वहाँ पे। तो बस न्यूयॉर्क आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें न्यूयॉर्क है, ठीक। और किस गवर्नमेंट ने को होस्ट किया है, ताजिकिस्तान और नीदरलैंड ने, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी पहले न्यूज़ आज की है जो कि पूरी हो गई है। और ये जो फैक्ट हैं 3-4 इसको आपको रटते रहना है बैठ के, ठीक है। तो हम लोग आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया। तो अब सवाल ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि अगर आपने बजट सुना होगा इस बार का बजट सेशन, तो उसमें ये गवर्नमेंट ने टारगेट ये किया कि हम 2047 तक 2047 तक क्या करेंगे, सिकल सेल एनीमिया को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये। और दूसरे न्यूज़ में रहने का कारण क्या है, ये खास करके जो बीमारियाँ देखी गई ट्राइबल कम्युनिटी में ज़्यादा देखी गई है, ठीक है ना। और ट्राइबल कम्युनिटी में ज़्यादा देखने की वजह से इस सालों भर चर्चे में रहा है 2023 के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि ये सिकल सेल होता क्या है और एनीमिया क्या होता है। एनीमिया से लगभग सारे लोग परिचित होते हैं। एनीमिया का सिंपल सा मतलब कि शरीर में क्या होना, ब्लड की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। तो पहले समझते हैं कि नॉर्मल ब्लड जो हमारे शरीर में आरबीसी बहता है वो होता कैसा है। नॉर्मल जो हमारे जो ब्लड होता है ना, उसका अगर आप आकार देखेंगे, उसका अगर आप साइज देखेंगे तो गोल दिखेगा आपको आरबीसी, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो आप बोलेंगे कि हमारा जो आरबीसी होता है बॉडी में, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या करना, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब O2 का क्या करना, इधर से उधर ले जाना। मेन काम इसका यही है आरबीसी का। अब जब सिकल सेल हो जाता है तो इसका आकार गोल नहीं रहता, बल्कि ये देख रहे होंगे चांद के आकार का बन जाता है। और चांद के आकार का जैसे ही ये बनेगा दोस्तों, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो ले जाने की कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। और शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है ब्लड में। इससे क्या होता है कि शरीर में जो ब्लड की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन ले जाने की कम हो जाएगी और शरीर क्या हो जाएगा, एक तरीके से बीमारी की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये सिकल सेल होने का कारण क्या है, क्या वजह है कि सिकल सेल एनीमिया होता है। तो दोस्तों इसके पीछे कारण ये है क्या, इनहेरिटेंट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, मतलब अनुवांशिक उत्परिवर्तन,
मतलब आनुवांशिक रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। अगर किसी के घर में किसी के माता पिता, ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है, तो हो सकता है कि उससे उसके बच्चे में होने की जन संभावना सबसे ज़्यादा होती है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली दोस्तों यही है कि इसके जो आरबीसी का जो साइज है वो गोल ना होके चंद्राकार हो जाता है, और ऑक्सीजन ले जाने की जिसको एक तरीके से कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से शरीर क्या हो जाता है, एक तरीके से बीमारी की तरफ बढ़ने लग जाता है, और जो शरीर में एक तरीके से हमारा जो इम्यूनिटी होता है वो इम्यूनिटी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक। तो ये दोस्तों ये रही ये न्यूज़, और बेसिकली हमें याद रखना है कि कब भारत सरकार का टारगेट कब है ख़त्म करने का सिकल सेल एनीमिया को, तो 2047 तक का, ठीक है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं फिर से तीसरे न्यूज़ पे। दोस्तों इस अवार्ड को देख रहे होंगे आप, इस साल के लिए जितने भी क्वेश्चन मतलब पेपर बनेंगे अवार्ड के लिस्ट में, जब जब बातें होंगी ना क्वेश्चन बनाने की, तो ये सबसे ऊपर में अवार्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि इस बार आपको पता है कि इंडिया ने 2 अवार्ड लाए हैं ऑस्कर के। एक नाटू नाटू जो आप लोगों ने जाना ही होगा, तो और दूसरा जो है एलिफेंट विस्परर, जो कि डॉक्यूमेंट्री है, हाथियों के ऊपर बनी हुई है। और वो बनी कहाँ पे है, तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बनी है ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है ना। तो हम बेसिकली इसके इंडियन पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि ऑस्कर अवार्ड किस किस को मिला है, क्योंकि जब जब पेपर सेटर इस बार पेपर बनाएगा ना, उसका ज़्यादा ध्यान होगा इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इंडिया को इस बार 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, ठीक है ना। इस बार इधर उधर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे कि उस मतलब कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला या कौन सी अभिनेत्री को मिला, ये पूछे जाने के चांसेस इस बार बहुत ही कम होंगे। तो दोस्तों हम लोग सीधे आते हैं बिना देर किए इसमें अवार्ड में। तो 95th एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जिसको कहा जाता है, वो मिला है कौन से सॉन्ग के लिए, तो आपने देखा होगा कि नाटो नाटो को मिला है। तो अब बेसिकली नाटो नाटो सॉन्ग को हम समझते हैं कि इसको गाया किसने है, ठीक है ना। तो गाया किसने है, अगर आप देखेंगे राहुल सिपलीगंज और काला जो है ना भैरवा, इसने क्या किया, उसको वोकल आवाज़ दिया है। दोस्तों एक बात मैं कहना जो भूल गया आपसे, ये कि ये जो है ना ओरिजिनल जो एक तरीके से सॉन्ग है ना उसको मिला है, ना कि हिंदी वर्जन को। ओरिजिनल सॉन्ग जो ये गाया गया है वो तेलुगु में गाया गया है, तेलुगु लैंग्वेज में। तो याद रखना इस बात को कि तेलुगु लैंग्वेज में जो गाया गया है ये सॉन्ग उसको मिला है, ठीक है। और इसको कंपोज किसने किया है, तो एम खिरवानी ने किया है, ठीक है। और इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यूपी पीसीएस ने इसे क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए अब आने वाले जितने भी पीसीएस एग्जाम होंगे, चाहे कि आपके वनडे एग्जाम होंगे, उसमें क्वेश्चन ये पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब आपको तीसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि म्यूजिक किसने दिया है, तो चंद्र बोस ने। याद रखना है म्यूजिक किसने दिया है, चंद्र बोस ने। जो वोकल आवाज़ है जो कि गाया है उसको किसने गाया है, तो राहुल सिपलीगंज ने गाया है और काला भैरवा ने गाया है। तीसरी बातें कि कंपोज किसने किया है, एम किरवानी ने कंपोज किया है। ये 3 बातें आपको नाटू नाटू सॉन्ग से रिलेटेड पता होनी चाहिए, तीनों की तीनों बातें, ठीक है। चौथी बातें मैंने क्या बताया था, क्या कि वोकल लैंग्वेज में खास करके तेलुगु जो वर्जन है उसके लिए इसको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्री की, द एलिफेंट विस्परर के बारे में, तो क्या है ये 3rd इंडियन डॉक्यूमेंट्री सॉर्टेड बाय नॉमिनेटेड। इस बात को याद रखना है, ये तीसरी डॉक्यूमेंट्री है इंडिया की तरफ से जो कि नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड पहला जो मिला है वो मिला है एलिफेंट विस्परर को ही मिला है। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्री जो अवार्ड है खास करके ऑस्कर अवार्ड वो किसको मिला है, तो वो मिला है द एलिफेंट विस्परर को, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था, क्या इस वीडियो के शुरू में कह रहा हूँ, इस न्यूज़ के शुरू में ही, कि कहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी, शूटिंग कहाँ पे हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, ठीक है, और दूसरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। याद रखना दोस्तों मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे इसको एक तरीके से शूट किया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और फिर से देखते हैं कि एक और चीज़ जो मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बारे में पूछा जा सकता है वही कि जो बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला है ऑस्कर का। तो याद रखना एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है ना। तो पूरे नाम याद रहे या ना रहे, बस याद रखिएगा एवरीथिंग एवरीवेयर, बस इतना नाम याद रख लीजिए, बस मुझे लगता है कि सफिशियंट है मुझे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना ऑस्कर से वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि इंडिया को मैंने कहा ना कि 2 मिले हैं इस बार ऑस्कर अवार्ड, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से और नई न्यूज़ को देखते हैं कि हाँ, तो यूपी पीसीएस जैसे कि मैंने बताया था कि 2023 में जो अवार्ड पूछे गए थे वो यही थे, ठीक है ना। हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि कंपोज किसने किया है, ठीक है ना। ये यूपी पीसीएस 2023 का सवाल है दोस्तों, आपको पता ही होगा इसका आंसर एम किरवानी ने किया है। और आगे आपको मैंने बता दिया था कि भाई क्वेश्चन और का क्या पूछे जा सकते हैं, वोकल अवार्ड की आवाज़ किसने दिया है या फिर किस लैंग्वेज में बना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए अब अगर आगे न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों, ये कंटेम्प्रेरी इशू का क्वेश्चन बनेगा ये,
ये करंट अफेयर्स नहीं है, कंटेम्प्रेरी इशू रहेगा। क्यों? क्योंकि सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के लिए जो फ्रेमवर्क है वो गवर्नमेंट ने जारी किया था, ठीक है ना। इसकी चर्चा पिछले बजट सेशन में की गई थी, इस बजट सेशन में नहीं, पिछले साल के बजट सेशन में, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। और ये ग्रीन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे 4 से 5 साल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड जारी करेगी और मार्केट से पैसा उठाएगी, और पैसा उठा के क्या करेगी, वो ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाएगी। क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड का मतलब क्या होता है, उधार लेना मार्केट से। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मार्केट से उधार लेना। और इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, सॉवरन। सॉवरन मतलब सरकार, कोई भी सरकारी, मतलब एक तरीके से सरकार समझ लीजिए, या फिर संप्रभु बॉडी क्या करती है, मार्केट से पैसा उधार लेती है। किसके लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट के पर्पज़ के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो अब जहाँ वर्ड आ जाएगा सॉवरन, तो अब मुझे बताइए क्या इसमें रिस्क होगा, तो आप कहेंगे नहीं, रिस्क कम होगा। क्योंकि सॉवरन बॉन्ड की एक खास विशेषता होती है दोस्तों कि उसमें रिस्क फ्री बॉन्ड होता है, वो रिस्क होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो हमें ये समझना है बेसिकली, इसके हर डायमेंशन को समझना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछ लेगा कि भाई ये सॉवरन ग्रीन बॉन्ड है, इसको जारी कौन करेगा, सेबी करेगा, इंडियन गवर्नमेंट करेगी, या आरबीआई करेगा, कौन करेगा। तो याद रखना दोस्तों इसके बारे में कि सॉवरन बॉन्ड को जो है वो जारी करेगा कौन, आरबीआई, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो 2 तरीके के बॉन्ड को जारी करेगा, 2 मैच्योरिटी पीरियड वाले जो बॉन्ड को जारी करेगा। एक की मैच्योरिटी पीरियड होगी 5 साल, तो दूसरे की होगी 10 साल, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही कि सॉवरन बॉन्ड को जारी कौन करेगा, ग्रीन सॉवरन बॉन्ड को, तो आरबीआई। दूसरा, जो मैच्योरिटी पीरियड होगी, एक की होगी 5 साल की, दूसरे की होगी 10 साल की, वो 2 तरीके के बॉन्ड को जारी किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि क्या पहली बार ऐसा है कि वो ग्रीन बॉन्ड जारी किया जा रहा है, नहीं, पहली बार ऐसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक ने 2008 में ग्रीन बॉन्ड को जारी कर दिया था। तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो वर्ल्ड बैंक का नाम याद रखना है, दूसरा ईयर याद रखना है 2008। ये दोनों चीज़ें पूछे जा सकते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भारत सरकार को सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी करनी पड़ रही है, मार्केट से उधार लेना पड़ रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा भारत सरकार ने एक तरीके से COP26 में अपने एनडीसी को क्या किया था, एक तरीके से उसमें कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। और भारत सरकार ने उसमें चेंज करके कुछ ऐसी बातें कही थी कि जिसके लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि आप लोग, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो एक तरीके से ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आए, क्योंकि क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हर चीज़ हो, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, लाइफ जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, किसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है। लाइफ प्रोग्राम का मेन पर्पस यह है कि अपने लाइफ स्टाइल को हम किस तरीके से इन्वायरमेंट के अनुकूल बनाएं। आज तक जो हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, खास करके कैसा जी रहे हैं हम लोग, कितने कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पानी को बचाना पड़ेगा, हमें बिजली को बचाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, अपना कैरी बैग ले जाके हम पॉलीथीन का यूज़ कम करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के अनुकूल बना सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा कार्बन जो फुटप्रिंट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और लाइफ का मेन पर्पस ही तो यही है कि किस तरीके से जो लोगों से जो कार्बन फुटप्रिंट निकल रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल बेसिकली ये प्रोग्राम इसलिए चलाया जा रहा है। उस प्रोग्राम को चला कौन रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए कि इस प्रोग्राम को नीति आयोग चला रहा है, इंडिया में नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग इस प्रोग्राम को चला रहा है और 5 साल के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। अब सवाल उठता है ये कि भारत सरकार ने ऐसी क्या बातें कह दी कि ये बॉन्ड जारी करना पड़ रहा है, पैसा बहुत बड़े लेवल पे चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या, भारत सरकार का टारगेट ये है कि हम क्या करेंगे, 2030 तक अपने जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। अभी आप देखते होंगे कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कार्बन इंटेंसिव है। हम लोग ज़्यादा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा बेस्ड है, हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ कम कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि हम जितने भी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं हम उसका 50% हम क्या करेंगे, जो खास करके रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो ये कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत बड़े लेवल पे, नए नए मशीन्स चाहिए, ठीक है। ग्रीन एनर्जी के लिए मैंने कहा था लिथियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए, तो इसके लिए पैसा चाहिए दोस्तों। इसलिए पैसा के लिए तो सरकार ने क्या किया है, बॉन्ड को इशू किया है, ठीक। तो इतनी बातें आपको याद रखने लेनी है। इसके अलावा एक बात है और मुझे लगता है स्लाइड में इंपॉर्टेंट, वो कि भारत ने नेट जीरो एमिशन का टारगेट कब का सेट किया है, तो याद रखना 2070 का टारगेट सेट किया है, बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से अपने 5वें न्यूज़ की ओर। क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाएगा कि नॉर्थ इंडिया का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ लगाया गया है, किस स्टेट में लगाया गया है, तो याद रखना है हरियाणा में लगाया गया है।
हरियाणा में कहाँ, वो भी अगर टाउन भी पूछ ले तो याद रखना है गोरखपुर। टाउन से मुश्किल ही पूछा जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है क्या कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हरियाणा में लगाया गया है, खास करके नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, हरियाणा में लगाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं सीधे और आ जाते हैं अपने अंतिम न्यूज़ पे, जिसका देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। यह सेंगोल। इस बार ये बहुत न्यूज़ में रहा है दोस्तों, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि स्पीकर के बगल में इसे लगाया जाएगा, सेंगोल को। इससे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया इसके खिलाफ कि ये गलत है। तो इसलिए ये दोस्तों इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंगोल। तो सेंगोल से रिलेटेड पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सेंगोल पे जो मूर्ति बनी है ना, ये किसकी बनी है? पूछ लेगा शेर की बनी है, सिंह की बनी है या नंदी की बनी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखना है सेंगोल पे सबसे पहले नंदी बुल को याद रख लेना है आपको, क्या कि जो जस्टिस का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, उसकी मूर्ति बनी है। ठीक है ना। दूसरी बात है आपको याद रखना पड़ेगा क्या, ये किस एम्पायर से रिलेटेड है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों सेंगोल का। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये चोला एम्पायर से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है। तीसरी बात है इसमें ये पूछा जाएगा ये कि ये जो है ये पावर ट्रांसफ़र का प्रतीक है। अब पावर ट्रांसफ़र का प्रतीक कैसे है, तो याद है करना है दोस्तों मैं हिस्ट्री के कुछ बातों को। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को पावर ट्रांसफ़र किया था ना, पावर ट्रांसफ़र के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल ही दिया था। ठीक है ना। इसलिए ये कहा जाता है कि सेंगोल क्या है, पावर ट्रांसफ़र का क्या है, प्रतीक के रूप में है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो 3 बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन के पर्पज़ से, ये कि उसके ऊपर नंदी बना हुआ है, चोला एम्पायर से संबंधित है। तीसरी बातें ये कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को क्या किया था, पावर ट्रांसफ़र के रूप में ये सेंगोल को ही दिया था। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये करंट अफेयर्स मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ जो मैंने कहा था ये कंटेम्प्रेरी इशू है, इसे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ये आने वाले साल 2 साल 3 साल जितने भी मतलब पेपर होते रहेंगे इसमें पूछा जाता रहेगा। ये कंटेम्प्रेरी इशू की एक अच्छी बात ये होती है कि वो 1 साल के लिए न्यूज़ में नहीं रहती, वो 4 साल 5 साल 6 साल इस तरीके से न्यूज़ में रहती है, वो हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए इसके बारे में जितनी बातें पढ़ सकते हैं आप पढ़ के इसको ख़त्म कर दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था ना इस बार के ऑस्कर अवार्ड के बारे में, इसे भी आपको क्या कर लेना है, एक बार देख लेना है, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड इस बार 2 इंडिया को मिला है, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली सिकल सेल एनीमिया को हमने देख लिया, समझ लिया। इसके अलावा हमने वो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को हमने देख लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नए सेशन में फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।